हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्टडी एजुकेशन। मैं चांदनी एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को समास के भेद के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैं समास की परिभाषा के बारे में बता चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से भी आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समास के भेद। तो समास के 6 भेद होते हैं। इससे पहले मैं एक बार फिर से आपको मैं रिवीजन करवाना चाह रही हूँ कि समास क्या है। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास में मुख्यतः 2 चीजों की प्रधानता थी। एक थी समस्त पद या समासिक पद और दूसरा था समास विग्रह। उसके बाद मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में भी बताई थी। पूर्व पद और उत्तर पद समझना समास के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर वो आपको समझ में आ जाएगा, समास पहचानने में आपको थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व और छठा बहुव्रीहि समास। समास के 6 भेदों को मैं लिख देती हूँ। अव्ययीभाव समास, दूसरा हो गया तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तीसरा हो गया कर्मधारय समास, और चौथा हो गया द्विगु। देखिए, द्विगु को कैसे लिख सकते हैं, 2 प्रकार से द्विगु लिख सकते हैं। द्विगु समास, पांचवा हो गया या समास, और छठा हो गया बहुव्रीहि समास। पहला हो गया अव्ययीभाव, दूसरा हो गया तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व और छठा बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अव्ययीभाव समास के बारे में। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा वही प्रधान हो तथा जिसके योग से समस्त पद अव्यय हो जाता है, वो अव्ययीभाव समास कहलाता है। तो अव्ययीभाव समास में अव्यय की ज्यादा बात हो रही है। अव्यय या अविकारी शब्द दोनों एक ही होते हैं, और मैं अव्यय या अविकारी शब्द का एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो उसमें अव्यय की ज्यादा प्रधानता होती है। चलिए उसको एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। जन्म, इसका अगर विग्रह करेंगे तो जन्म भर। दूसरा हो गया हर रोज, इसका अगर विग्रह करेंगे तो रोज रोज। तीसरा हो गया यथा संभव, इसका अगर विग्रह करेंगे तो जैसा संभव हो। अब यहाँ देखिए, अव्ययीभाव की परिभाषा थी कि जिसका पूर्व पद अव्यय हो तथा वही प्रधान हो। अगर हम आज जन्म को तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, आज और जन्म। तो इसमें पूर्व पद क्या हो जाएगा, आ, और जन्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर पद हो जाएगा। तो
यहाँ पे पूर्व पद की प्रधानता हो, तो पूर्व पद की प्रधानता किसमें हो रही है? आ में। और जन्म क्या है? ये उत्तर पद हो गया। अव्ययभाव समास में जो पहला पद अव्यय हो, यानी कि पूर्व पद अव्यय तथा वही प्रधान हो तथा जिसके योग से समस्त पद अव्यय बन जाते हैं। यहाँ पे आज जन्म हो गया, जब दोनों को जब जोड़ेंगे, योग हो गया आज और जन्म, दोनों को जब जोड़े तो दोनों के जोड़ने से क्या बन गया? आजन्म। तो आजन्म भी क्या है? एक अव्यय है। दूसरा देखिए हर रोज, इसका पूर्व पद क्या है? हर, और उत्तर पद क्या है? रोज। तो अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों के योग से क्या बन जाएगा? हर रोज। तो हर रोज भी क्या है? एक अव्यय या अविकारी शब्द है। उसके बाद तीसरा नंबर में देखिए यथा। यथा क्या है? एक पूर्व पद है और संभव क्या है? एक उत्तर पद है। तो पूर्व पद क्या है? ये अविकारी शब्द है और तथा दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? यथा संभव। तो यथा संभव भी क्या है? एक अविकारी शब्द है। तो इसको आप समझ लिए होंगे। अब हम लोग दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या था? तत्पुरुष समास। इस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाती है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। लिख देते हैं समस्त पद समास विग्रह। पहला लिखे हैं राजकुमार। अगर इसका विग्रह करेंगे तो राजा का कुमार। दूसरा हो प्रयोगशाला। इसका अगर विग्रह करेंगे तो प्रयोग के लिए शाला। हो गया धनहीन। धन से हीन। अब यहाँ देखिए तत्पुरुष समास में समस्त पद में जो विभक्ति चिन्ह होता है वो लुप्त हो जाता है। तो यहाँ विभक्ति चिन्ह क्या है? का। यहाँ पे विभक्ति चिन्ह के लिए और यहाँ पे विभक्ति चिन्ह से। इसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है? अंध कारक। यहाँ पे संप्रदान कारक, अपादान। समास जानने के लिए आपको विभक्ति चिन्ह जानना बहुत जरूरी है। पुरुष समास में जो होता है वो विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है तथा इसका पूर्व पद वैसे ही रहता है और उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसमें देखिए राजकुमार में पूर्व पद क्या है? राज, और कुमार क्या है? उत्तर पद। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। और यहाँ पे प्रयोगशाला, उत्तर पद क्या है? शाला। तो यहाँ पे शाला की प्रधानता हो रही है, यहाँ पे कुमार की प्रधानता हो रही है और ये क्या है? हीन की प्रधानता यहाँ पे हो रही है। और जैसे ही इसका विग्रह कर दिए, राजकुमार का विग्रह हो गया राजा का कुमार, तो इसमें कारक विभक्ति यहाँ पे क्या है? राजा का कुमार। जैसे ही यहाँ पे राजकुमार हुआ, यहाँ पे कारक का जो चिन्ह होता है वो लुप्त हो जा रहा है। यहाँ भी देखिए के लिए क्या है? एक संप्रदान कारक है और यहाँ पे जैसे ही प्रयोग के लिए शाला हुआ, जैसे इसका समस्त पद बना तो इसमें प्रयोगशाला में के लिए लुप्त हो गया। फिर तीसरा देखिए धन से हीन, यहाँ पे अपादान कारक है तो इसमें जैसे ही समस्त पद बना है तो से क्या हो गया है? लुप्त हो गया है यहाँ पे और धनहीन बन गया है। उसके बाद में तीसरा है कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष का संबंध हो, उसे
कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसको भी एक उदाहरण के द्वारा हम लोग देखकर समझ लेते हैं। समास विग्रह और समास। पहला हो गया कमल के समान नयन। इसका क्या हो जाएगा? समस्त पद कमल नयन। दूसरा हो जाएगा चंद्र के समान मुख। क्या बन जाएगा इसका समस्त पद? चंद्र मुख। तीसरा महान है जो देव। क्या बन जाएगा? महादेव। यहाँ पे जो लिखे हैं कमल के समान नयन, तो इसका समस्त पद क्या बन गया है? कमल नयन। तो यहाँ पे देखिए कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान हो जाता है, तो इसमें उत्तर पद क्या है? नयन। और पूर्व पद क्या है? कमल। तो इसमें नयन की प्रधानता हो रही है। तो इसमें कमल के समान नयन, इसका मतलब है कि इसमें उपमान और उपमेय का संबंध हो रहा है। तो इसमें उपमान हो जाएगा कमल और उपमेय हो जाएगा नयन। तो नयन की उपमा किससे की जा रही है? कमल से की जा रही, कि उसका जो नयन है वो कमल के जैसा है। अब दूसरा नंबर देखिए, चंद्र के समान मुख। समस्त पद बन गया चंद्रमुख। तो इसका जो पूर्व पद हो गया वो चंद्र और उत्तर पद हो गया वो मुख। तो इसमें किसकी प्रधानता हो रही है? मुख की प्रधानता हो रही है, यानी कि कर्मधारय समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, तो इसमें मुख की प्रधानता हो रही है। तो यहाँ भी उपमान और उपमेय का संबंध हो रहा है। तो यहाँ पे मुख का उपमान किससे हो रहा है? चंद्र से, कि उसका मुख कैसा है? तो चंद्र के समान है। अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा है महान है जो देव। इसका मतलब हो गया महादेव। तो इसमें पूर्व पद क्या हो गया? महा, और उत्तर पद हो गया देव। तो यहाँ पे किसकी प्रधानता हो रही है? देवों की प्रधानता हो रही है। तो इसमें जो महान है देव, तो यहाँ पे विशेषण और विशेष की प्रधानता हो रही है। यहाँ पे विशेषण कौन है? तो महान, और देव क्या है? तो विशेष है। तो कर्मधारय समास में बाद का पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है, तथा दोनों के बीच उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसके बाद में चौथा नंबर है द्विगु समास। तो अब हम लोग चलते हैं द्विगु समास पे। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो इसको भी एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। चार राहों का समूह। क्या बन जाएगा इसका समस्त पद? चौराहा। इसके बाद में दूसरा नंबर हो जाएगा तीन रंगों का समूह। तीन रंगों का समूह, ये बन जाएगा तिरंगा। तो द्विगु समास में जिस समस्त पद का उत्तर पद संख्यावाचक विशेषण हो, यहाँ पे चार क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ पे तीन क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। तो चार राहों का समूह, तो क्या बन गया इसका? चौराहा। तीन रंगों का समूह तो तिरंगा। द्विगु समास को न्यूमेरिकल कंपाउंड भी कहा जाता है। इसमें संख्या आ जाता है, वो हो जाता है द्विगु समास। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो जाए तो वो हो जाएगा द्विगु समास। क्यों संख्यावाचक विशेषण कह रहा है? क्योंकि रंग क्या है? एक संज्ञा है, और राहों क्या है? एक संज्ञा है।
तो 4 राहों का समूह, यानी कि किसकी विशेषता बता रहा है? तो राहों की विशेषता बता रहा है। विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे राहों की विशेषता बता रहा है, यहाँ पे रंगों की विशेषता बता रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि संख्यावाचक विशेषण हो वो हो जाएगा द्विगु समास। अब 5वां नंबर में है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों के बीच या और अथवा तथा हैं, उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। तो उदाहरण के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। और शेष, तो इसका समस्त पद क्या बन जाएगा? पाप या पुण्य, इसका समस्त पद हो जाएगा पाप पुण्य। नर और नारी, इसका हो जाएगा समस्त पद नर नारी। अंत समास में जब उसका समस्त पद में योजक चिन्ह आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा कि समस्त पद में योजक चिन्ह आएंगे, लेकिन इसका जैसे ही इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर और या तथा अथवा ये सभी चीजें आते हैं तो वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि समस्त पद में योजक चिन्ह आ जाएंगे और विग्रह करने पे और या आ जाएंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं बहुव्रीहि समास पे। तो इस समास में दोनों पद में से कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा दोनों पद किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। चलिए इसको भी उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। लंबा है उदर जिसका, ये हो गया समास विग्रह। अब इसका समस्त पद क्या बनेगा? लंबोदर। ओ दर, किसका उदर लंबा होता है? तो गणेश जी का, अर्थात गणेश। दूसरा नंबर है 10 है आनन जिसके, क्या बन जाएगा? दशानन, अर्थात दशानन किसे कहा जाता है? तो रावण को। एक और उदाहरण देख लेते हैं। चक्र है पानी में जिसके, चक्र पानी, चक्र पानी किसे कहा जाता है? तो विष्णु को। बहुव्रीहि समास की परिभाषा मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस समास में दोनों पदों के बीच कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा दोनों पद किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लंबा है उदर जिसका, तो इसका समस्त पद क्या बन गया? लंबोदर। इसमें कोई भी, यहाँ पे कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं है, न लंबा न उदर, ये दोनों पद प्रधान नहीं है। यहाँ पे भी दशानन, ये दोनों पद प्रधान नहीं है। यहाँ पे भी चक्रपाणी, ये दोनों पद प्रधान नहीं है। बस ध्यान देना है कि इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। तो जब दोनों पद प्रधान नहीं होंगे तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। लेकिन जैसे ही दूसरा पद प्रधान हो जाता है वो हो जाता है कर्मधारय समास। हमेशा कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन बस उसमें ध्यान देना है कि कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होता है और बहुव्रीहि में दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है।
कर्मधारय समास में मैं आपको बताई थी कि उसमें विशेषण विशेष तथा उपमा उपमेय की प्रधानता होती है, लेकिन बहुव्रीहि में उपमा उपमेय और विशेषण विशेष नहीं आएगा। इसमें बस दोनों पद जो है प्रधान नहीं होंगे और दोनों पद जो होते हैं किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यानी कि लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, ये क्या हो गया, ये तीसरा पद हो गया। यहाँ पे भी क्या हो गया, ये तीसरा पद हो गया। और चक्रपाणी यानी कि विष्णु क्या हो गया, ये तीसरा पद हो गया। तो बहुव्रीहि समास में जो पद होता है वो तीसरे पद की ओर संकेत देता है, वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और कर्मधारय समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है। तो बस इसको ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। धन्यवाद।